हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स प्रो एकेडमी में। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे फिजिक्स के पहले ही चैप्टर विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र के बारे में। अभी तक अपन ने 2 लेक्चर किए हैं। 2 लेक्चर में अपन ने पढ़ा है कि आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आवेश के सबसे छोटा मात्रक कौन सा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। उसके बाद में आवेश का विमाव के बारे में, आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। और उससे अगले लेक्चर में आपने पढ़ा था किसी भी वस्तु को आवेशित किस प्रकार कर सकते हैं, आवेशन करने की विधियों के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद में अपने आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया। आवेश के गुणों में अपने योजकता का नियम पढ़ा था, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था और आवेश के क्वांटीकरण का भी नियम पढ़ा था। अब अपन आज पढ़ने वाले हैं आवेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कि आवेश के वो अलग पॉइंट कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान गतिशील हो जाए तो क्या प्रभाव डालेगा, यदि आवेश त्वरित गतिशील हो गया तो क्या प्रभाव डालता है। तो ये यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नोट में एक एक पॉइंट लिखेंगे। यदि आवेश स्थिर है, यदि आवेश कैसा है, स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश हमेशा केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। दूसरा, यदि आवेश गतिशील हो, आवेश कैसा हो, गतिशील हो, गतिशील में भी कैसा, एक समान गतिशील, एक समान आवेश होगा। आवेश हमेशा जानना विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में यदि वो गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि आवेश त्वरित गतिशील हो जाए, आवेश कैसा हो जाए, गतिशील है लेकिन कैसा हो जाए, एक समान ना होकर कैसा हो जाए, त्वरित हो जाए। ये त्वरित गतिशील हो जाए तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। यहां पर जाना, जो आवेश होगा, त्वरित गतिशील आवेश होगा, वो हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कोमा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। ये तीनों उत्पन्न करेगा, तीनों उत्पन्न करता है। ये 3 पॉइंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, या फिर गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, या फिर पूछा जाता है त्वरित आवेश क्या क्या उत्पन्न करेगा। तो त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, प्लस में क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आवेश है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो 100% उत्पन्न करेगा। यदि एक समान गतिशील हो गया तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जब आवेश त्वरित गतिशील हो जाए, यानी उसके वेग में लगातार परिवर्तित होता हो आवेश के, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, आवेश में कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो अपने पढ़ा था, आवेशित होने के लिए मौलिक कण इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पदार्थ से बाहर निकल जाए परमाणु से तो वो धन आवेशित हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है तो
वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। तो यहाँ पर अपन आवेश को द्रव्यमान के साथ में तुलना कर रहे हैं। यदि कोई धन आवेशित वस्तु है तो अपने मूल द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या कम होगा, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानना, सबसे पहले बात करेंगे आवेश को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन वैसे विद्युत का उदासीन होता है, उसका केवल और केवल द्रव्यमान होता है, आवेश का कोई रोल नहीं है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन है तो प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर इसके निश्चित पॉइंट याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये आपको जानना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 kg। इसी प्रकार अगला बात करेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। और प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, धनात्मक। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो जितना उस पर धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा और वो परमाणु कैसा हो जाएगा, विद्युत का उदासीन हो जाएगा। जब आवेश जोड़ेंगे तो बीजगणितीय योग करेंगे तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में आवेश होगा और सम करते हैं वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत का उदासीन। इस चीज को ध्यान रखना है। उसी प्रकार बात करेंगे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, 100% याद रखने पड़ेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकृति में जो 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनमें से सबसे भारी कौन सा है। तो जानना, भारी देखेंगे ये 10 की पावर -31 है, ये 10 की पावर -27 है। जानना, माइनस में पावर जितनी बड़ी होगी उतनी संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा। यदि सबसे हल्का पूछ ले तो कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तीनों में से सबसे हल्का कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बात करें अब 2 बचे, इन दोनों में से कौन सा भारी है, इनका पावर समान है। तो अगली वाली संख्या देखें 1.672 है और यहाँ पर 1.674 है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे भारी जो मौलिक कण होगा वो कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का आवेश पूछ ले तो क्या होगा, शून्य। आवेश क्या होगा, शून्य होता है, या फिर इसे बोल से उदासीन होता है। विद्युत का क्या होता है, उदासीन। यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत का उदासीन, विद्युत का उदासीन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये विद्युत का उदासीन होता है। इस पर आवेश का कोई मान प्रभाव नहीं डालता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एक बार देख लो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अब जानना, धन आवेशित वस्तु के लिए क्या होगा, धनावेशित वस्तु के लिए क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग होना चाहिए। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, परमाणु से बाहर निकलना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलेगा तो जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, या वस्तु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो जैसे ही धन आवेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या होता है,
वो उदासीन वस्तु की तुलना में क्या हो जाएगी, हल्की। तो वस्तु हल्की हो जाती है, वस्तु हल्की हो जाती है। जानना क्यों हल्की होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, लेकिन द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा। जब द्रव्यमान कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। आवेशित वस्तु है, ऋणावेशित। ऋणावेशित वस्तु कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब कोई भी परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो उसमें यह द्रव्यमान ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाए तो वस्तु मूल द्रव्यमान से क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो ऋण आवेशित वस्तु क्या होती है, भारी होती है। और धन आवेशित वस्तु कैसी होगी, हल्की होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है अपना, आवेश व द्रव्यमान। इसमें क्या तुलना कर सकते हैं क्या, तो जानना द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान सदैव होगा। कोई भी वस्तु उसमें द्रव्यमान सदैव होगा। द्रव्यमानहीन कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी द्रव्यमान वस्तुएं वो आवेशित हो, सभी द्रव्यमान की वस्तुएं वो आवेशित हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा वो वस्तु आवेशित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आवेश के लिए द्रव्यमान आवश्यक है और द्रव्यमान के लिए आवेश की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ही पॉइंट इसमें क्या बनेगा, आवेशित वस्तु का सदैव द्रव्यमान होगा। आवेशित वस्तु का सदैव क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और यहां पर लिखूंगा सभी द्रव्यमान पर आवेश हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट, इस चीज को समझेंगे। यदि कोई वस्तु आवेशित है इसका मतलब वो उस वस्तु के अंदर द्रव्यमान है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो वस्तु आवेशित हो, ये जरूरी नहीं रहेगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, आवेश का मान वस्तु चाहे विराम अवस्था में चाहे गतिशील अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण, गति के कारण आवेश अपरिवर्तित रहता है। अब ध्यान रखना, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान चेंज होता है। गतिशील वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान चेंज होता है। तो गतिशील वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान गतिशील वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, m बराबर m0 बटा में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसका द्रव्यमान चेंज होगा। जहां पर m0 क्या होगा, m0 विराम अवस्था में द्रव्यमान, विराम अवस्था में द्रव्यमान, v होगा वस्तु का वेग, वस्तु जिस वेग से गति कर रहा है वस्तु का वेग, और c होता है प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का निर्वात में वेग, जिसे अपन लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिसे क्या लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखाई दे रहा हूँ। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जानना वस्तु जैसे जैसे गतिशील होती जाएगी उसका द्रव्यमान क्या होता जाएगा, जितने ज़्यादा वेग से गतिशील होगी उसका द्रव्यमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो यहाँ पर ये आवेश और द्रव्यमान का जो अंतर रहेगा, मूल अंतर ये रहने वाला है। अब बात करेंगे अपन कूलाम के नियम की। अब अपन बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम से पहले कुछ एक परिभाषा समझा देता हूं। उस परिभाषा को ढंग से समझना है कि बिंदु आवेश क्या होता है। किसके बारे में जानेंगे? बिंदु आवेश के बारे में। बिंदु आवेश। अब इस चीज को समझेंगे, बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश का मतलब बिंदु आकार नहीं होगा कोई। अब बिंदु आवेश किससे मान सकते हैं उसको समझना है। कोई भी वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जैसे मैंने एक वस्तु ये ले ली, दूसरी वस्तु ये ले ली, अब इन दोनों वस्तुओं को ए और बी या दो आवेश ले लिया, मैंने क्या ले लिया? ए आवेश और बी आवेश। ए आवेश का जो आकार होगा और बी आवेश का आकार होगा, दोनों आकारों की तुलना में इनके बीच की दूरी होगी, ये वाली दूरी यदि बहुत ज़्यादा हो तो उन दोनों को क्या मान सकता हूँ? बिंदु आवेश मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? बिंदु आवेश मान सकते हैं। जैसे बात करें पृथ्वी और तारों के, पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और तारे भी बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने को कैसे तारे बिंदु आकार के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं, यदि दोनों वस्तुओं के आकार की तुलना में, आकार की जगह विमाएं बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनकी तुलना में इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। और कूलाम का नियम सदैव बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। कूलाम का नियम सदैव कहाँ पर होगा? बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दो आवेशित वस्तुओं की विमा में हो सकता है लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, वह ऊंचाई भी हो सकता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। दो आवेशित वस्तुओं की विमा उन वस्तुओं के बीच की दूरी, उन वस्तुओं के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन दोनों वस्तुओं को बिंदु आवेश कहा जा सकता है। बिंदु आवेश कहा जा सकता है। जानना, दो आवेशित वस्तुएं, उन दोनों आवेशित वस्तुओं का आकार या बोल सकते हैं विमाएं, उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ज़्यादा नगण्य हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो तो उन दोनों वस्तुओं को क्या मान सकते हैं? बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो जानना, ये परिभाषा रहेगी बिंदु आवेश की। और कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। और इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है? स्थिर बिंदु आवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। स्थिर बिंदु आवेश ही क्यों सत्य है, उनके लिए क्यों सत्य है, इस चीज़ को जानना। कूलाम का जो नियम है स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जब आवेश स्थिर है तो केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। जैसे आवेश गतिशील हो गया तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो एक आवेश Q1 है, यहाँ पर मान लिया Q1 आवेश है, दूसरा आवेश Q2 मान लिया, दोनों ही क्या है? गतिशील है। तो इन दोनों के मध्य अब यदि स्थिर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा केवल और केवल। यदि वो गतिशील हो गया तो विद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा, जिसके कारण अपन विद्युत बल का परिमाण एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते।
आपको पूछ ले कोई कि स्थिर बिंदु आवेशों के लिए क्यों सत्य है, क्योंकि यदि आवेश गतिशील हो गया तो आवेशों के मध्य विद्युत बल के अलावा चुंबकीय बल भी प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण आवेश जो विद्युत बल का परिमाण है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, उसका मान एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। तो ये विशेषकर जानना जो कूलाम का नियम है किसके लिए लागू हो, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। अब अपन कूलाम का नियम लिखेंगे, उसको समझेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। अगली हेडिंग क्या रहेगी, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किस प्रकार लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, कोमा लगाएंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या होगा, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एग्जैक्ट क्या लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दो आवेश मैंने मान लिया, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश मैंने मान लिया Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान ली R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली, R है। दो आवेश है Q1 व Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। अब ये Q1 आवेश होगा, इस Q2 पर बल लगाएगा, Q2 भी किस पर बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। यदि मैंने दोनों को पॉजिटिव आवेश लिया है, दोनों को मैंने कौन सा लिया, पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश है, Q1 भी धनात्मक है और Q2 भी धनात्मक है, तो ये Q1 क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित किस प्रकार करेगा, इस दिशा में। प्रतिकर्षित किस दिशा में करेगा, इस दिशा में। और Q2 Q1 पर बल लगाएगा, विद्युत बल लगेगा, वो किस दिशा में लगाएगा, तो जानना ये बल किस दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यदि दोनों समान आवेश है, यदि प्लस प्लस आवेश है तो दूर की तरफ बल लगेगा दोनों, यदि दोनों माइनस आवेश है तो दोनों दूर की तरफ, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित बल लगाएंगे। अब इसका परिमाण किस प्रकार निकालेंगे, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। दोनों बलों के परिमाण के क्या हो जाएगा, गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों को फॉर्मूले को सम्मिलित रूप में लिखना चाहें, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को सम्मिलित रूप में लिखना चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ F समानुपाती होगा Q1 Q2/r स्क्वायर। और जैसे ये समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ पर एक नया नियतांक आएगा कि जिसे समानुपाती नियतांक बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक। ये फॉर्मूला आ जाएगा दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण का, F बराबर K Q1 Q2/r स्क्वायर। जहां पर ये K क्या है, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। K क्या होता है, समानुपाती नियतांक। बात करेंगे इसके मान की, तो मान होता है K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। जानना मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन, R स्क्वायर उधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और Q1 का मान है कूलाम, और कूलाम नीचे जाएगा तो कूलाम स्क्वायर। ये मान जानना कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। के का जो ये मान है वो कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में मान है। बात करेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मान क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में के का मान होता है, के बराबर होगा 1। सीजीएस पद्धति में जो के का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मात्रक करेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन की जगह डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और जानना यदि दोनों आवेशों के बीच में, कंडीशन क्या रहा है, यदि दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में, आवेशों के बीच में या मध्य हवा हो तो, हवा या निर्वात हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जब क्या रहेगा, दोनों आवेशों के मध्य क्या हवा या निर्वात हो। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये जानना यदि दोनों आवेशों के मध्य हवा और निर्वात है तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और एप्सिलॉन होता है निर्वात की विद्युतशीलता। बात करेंगे इसके मान की, तो इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक जानना, ये के का क्या व्युत्क्रम है, 4 पाई कोष्टेंट है, कोष्टेंट का कोई भी मात्रक नहीं होता तो इसका उल्टा करेंगे तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा में मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट, इसको आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 8.85 × 10⁻12 कूलाम बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात करेंगे यदि हवा या निर्वात ना हो, यानी क्या हो, माध्यम हो, मध्य क्या हो, माध्यम हो, माध्यम हो तो जानना के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोल सकते हैं या एप्सिलॉन एम बोल सकते हैं, एप्सिलॉन बोल सकते हैं या एप्सिलॉन एम बोल सकते हैं। तो एप्सिलॉन एम को क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, या फिर बोल सकते हैं पेरावैद्युतांक, या फिर क्या बोल सकते हैं, पेरावैद्युतांक। इस एप्सिलॉन आर को अपन लिख सकते हैं पेरावैद्युतांक, पेरावैद्युतांक, या फिर बोला जा सकता है अपेक्षित विद्युतशीलता। ये जानना निश्चित होता है, ये एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए क्या होता है, निश्चित होता है। जिससे हवा और निर्वात के लिए बात करें, हवा या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए इसका एग्जैक्ट मान 1 होता है, हवा के लिए 1.00012 होता है। तो इसको क्या किसके बराबर रखते हैं, 1 के बराबर। जानना जो अपेक्षित पेराविद्युत है ER, इसका हवा या निर्वात में मान कितना होगा, 1 होगा। बात करें जल में कितना होगा, शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल में इसका मान होता है 80। ठीक है, ये जानना विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। एप्सिलॉन आर क्या, विमाहीन व मात्रकहीन राशि है, इसलिए मात्रक वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। हवा और निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शुद्ध जल के लिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और धातु के लिए कितना हो जाएगा, धातु के लिए इसका मान अनंत होता है। धातु के लिए इसका मान क्या होता है,
अनंत होता है। ये विशेषकर जानना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको दो चीजें विशेषकर याद होनी चाहिए, एक तो हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन मान कितना होगा 1 होगा, दूसरा धातु के लिए कितना होगा अनंत। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है धातु का पेराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, वापिस देख लो कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों को परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये कूलाम का नियम रहेगा, जानना ये पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब स्थिर आवेश रहेगा तो केवल और केवल विद्युत बल लगेगा। यदि आवेश गतिशील हो गया तो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका परिमाण एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, दो आवेश थे Q1 और Q2, दोनों के मध्य की दूरी r है, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है r है। तो यहाँ पर F बल विद्युत बल लगेगा, F किसके समानुपाती है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2। और व्युत्क्रमानुपाती किसे होगा, r स्क्वायर के, तो 1/r स्क्वायर। दोनों समीकरण को साथ में लिखूंगा, F समानुपाती होगा Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। और यहाँ से F ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे, बराबर का निशान आ जाएगा, एक कोष्ठन लेंगे समानुपाती कोष्ठन जिसे K बोलते हैं, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यही कूलाम के नियम में विद्युत बल का फॉर्मूला रहेगा, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ पर K क्या है, K क्या समानुपाती नियतांक, K क्या समानुपाती नियतांक, और K का मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक यहाँ से लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये r स्क्वायर भाग से ऊपर जाएगा गुणा मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आएंगे तो कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। और ये मान जो है SI पद्धति का मान है, K का 9 × 10⁹ कौन सी पद्धति का मान रहेगा, SI पद्धति का मान रहेगा। सीजीएस पद्धति में मान कितना हो जाएगा, K का 1 हो जाएगा, K का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इस K की वैल्यू में हवा और निर्वात के लिए अलग रखूंगा, माध्यम के लिए क्या अलग रखूंगा, अलग। तो दोनों माध्यमों के बीच हवा और निर्वात हो तो K को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0। यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, हवा या निर्वात हो, तो क्या लिख सकता हूँ, K बराबर 1/4πε0। तो वैल्यू रखेंगे हवा और निर्वात के लिए, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्युत बल का, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, और इस ε0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। बात करेंगे इसके मान की, तो ε0 का मान निश्चित होता है, तो निश्चित कितना होगा 8.85 × 10⁻12। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे यदि दोनों आवेशों के बीच में क्या हो जाए, माध्यम भर दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच में क्या भर दें, माध्यम भर दें। तो माध्यम भरेंगे तो यहाँ पर K का फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर अपन ने लिखा था ε0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ε_m। ε_m किसको प्रदर्शित करेगा, माध्यम की विद्युतशीलता को। ε_m किसको प्रदर्शित करेगा, माध्यम की विद्युतशीलता। यानी दोनों आवेशों के बीच में यदि हवा नहीं हो, जल भर दें, मोम भर दें, पैराफिन भर दें, अन्य कुछ भी रख दें दोनों आवेशों के मध्य हवा और निर्वात के अलावा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ε_m आ जाएगा। ε भी लिखा हुआ मिल सकता है और ε_m भी लिखा हुआ मिल सकता है। कहीं कहीं बुक पर केवल ε लिखा हुआ है, उसी को अपन बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला होता है ε_m बराबर ε0 और ε_r। ε0 का मान यही रहेगा, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये होता है पेराविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता का मतलब हो गया, ये निर्वात के साथ में क्या करेगा, माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी उसकी तुलना करेगा, तो उसे बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता या पेराविद्युतांक। और पेराविद्युतांक का मान हवा और निर्वात के लिए 1 होता है, निर्वात के लिए एग्जैक्ट 1 होता है, हवा के लिए 1.0012 होता है, लेकिन इसको लगभग 1 के बराबर है, इसलिए हमेशा अपन हवा और निर्वात के लिए पेराविद्युतांक का मान क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जल का क्या होता है, 80 होता है, धातु का कितना होता है, अनंत होता है। धातु का मान कितना होता है, अनंत होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कर लो, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर इसको आगे समझते हैं। यदि दो आवेशों के मध्य बल माध्यम भर दिया जाए, दो आवेशों के मध्य क्या भर दिया जाए, माध्यम भर दिया जाए, तो जो लगने वाला बल होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, नोट डाल के साथ में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात के स्थान पर कोई पैराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस पर लगने वाला विद्युत बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानना, जैसे दो आवेश है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यदि दो आवेशों के मध्य यदि दोनों आवेशों के मध्य हवा या निर्वात के स्थान पर पैराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पैराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जाना, जैसे ही पैराविद्युत पदार्थ भरेंगे तो पैराविद्युत पदार्थ का कुछ ना कुछ एप्सिलॉन आर का मान होगा। एप्सिलॉन आर का मान यहाँ पर एक से क्या होगा, बड़ा होगा, x से बड़ा होगा। एक से बड़ा होता ही अपने पास पता है हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। और जब उसके मध्य पैराविद्युत पदार्थ भर दें तो माध्यम के अंदर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यदि मैं इसको छोड़ दूं एक बार तो ये पूरा का पूरा किसको बल को प्रदर्शित कर, एफ नॉट को, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या है, यदि इसका मान एक से बड़ा है, यदि एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा, एक से बड़ा, तो एफ एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एफ एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं से अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। क्या प्रभाव पड़ेगा, एप्सिलॉन आर का मान मुझे पता है हवा और निर्वात के लिए 1 होता है और बाकी सभी वस्तुओं के लिए 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा तो एफ एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, विद्युत बल का मान घट जाता है। ये इसका आंसर रहेगा। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दो वस्तुओं के मध्य हवा और निर्वात के स्थान पर पैराविद्युत पदार्थ भर दें तो लगने वाले विद्युत बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब पैराविद्युत पदार्थ के स्थान पर यदि बोल दे धातु की पट्टी रख दी जाए, क्या रख दी जाए, धातु की पट्टी, तो लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, अनंत होगा। और किसी भी संख्या में अनंत का भाग दे देते हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होता है। तो जैसे ही दो आवेशों के मध्य मैंने धातु की पट्टी रख दी, दो आवेशों के मध्य क्या रख दी, धातु की पट्टी रख दी, तो हमेशा लगने वाला विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट नोट समझ लेना। कोई भी चीज़ ढंग से समझनी, एक एक पॉइंट को समझने। छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव में आपके 1 लाइनर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन पर जो ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एप्सिलॉन आर की भी परिभाषा निकाल सकता हूँ। एप्सिलॉन आर की परिभाषा किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं।
तो फॉर्मूला आया एफ एम बराबर एफ नॉट प्लस एफ नॉट बटा में एप्सिलॉन आर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन लिखूंगा। पैरा विद्युतांक की परिभाषा किस प्रकार बनेगी, आपको फॉर्मूला निकल गया एफ एम बराबर एफ नॉट बटा एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटा में एफ एम। एफ नॉट क्या है, दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, और एप्सिलॉन एम क्या है, दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैरा विद्युतांक। तो पैरा विद्युतांक की परिभाषा लिखेंगे, पैरा विद्युतांक, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला विद्युत बल का अनुपात पैरा विद्युतांक कहलाता है, पैरा विद्युतांक। तो जाना पैरा विद्युतांक की परिभाषा भी पूछी जाती है। पैरा विद्युतांक की परिभाषा यहाँ से इस फॉर्मूले से बनी है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य हवा और निर्वात में लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर, यानी पैरा विद्युतांक कहलाता है। तो पैरा विद्युतांक की परिभाषा भी आप मन से बना सकते हो, आपको इजी लग रही तो लैंग्वेज आपकी भी यूज कर सकते हो, यानी एफ नॉट व एफ एम का अनुपात ही क्या कहलाएगा, पैरा विद्युतांक कहलाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कूलाम के नियम संबंधित कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अब अपन बात करते हैं जो आपने के का मान निकाला था, के का मात्रक, वे विमा किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको निकालनी भी आनी चाहिए। याद है, बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो के का मात्रक और विमा क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर पेपर में निकालने का तरीका नहीं पूछेगा आपसे, केवल और केवल के का मात्रक पूछेगा और के की विमा पूछेगा। तो यहाँ पर जो निर्वात की विद्युतशीलता है, समानुपाती नियतांक है, के को क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक। तो ये फॉर्मूला लिखता हूँ, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से मैं के लिखना चाहूँ, बाकी सभी को उस तरफ स्थानांतरित कर दूँ तो एफ, ये भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा आर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आएगा तो Q स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ से इसका मात्रक लिखना चाहूँ तो मात्रक क्या बनेगा, मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर का मात्रक क्या होगा, मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, मीटर स्क्वायर, और बटा में के का, क्यू का मात्रक क्या होता है, कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर, कुलाम का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखना चाहिए तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कुलाम स्क्वायर, ये जान रखना इसका मात्रक रहेगा। विमा की बात करें, विमा क्या रहेगी, विमा, न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, मीटर होगा तो मीटर को लिखते हैं L2, लंबाई को मीटर मापते हैं और लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, L से, L की पावर 2 बटा में कुलाम, कुलाम की विमा होती है AT, तो A2 T2, कुलाम की विमा होती है AT स्क्वायर है तो दोनों पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 L1 T-2, एक तो ये हो गया, उसके बाद में L2, उसके बाद में क्या हो गया, a की पावर, ये भाग से ऊपर आएगा तो माइनस में 2, और t की पावर भी क्या हो जाएगी, -2। अब इसको साथ में लिख रहे हैं सभी को,
तो सभी को साथ में लिखेंगे m की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, l की पावर कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस का 2, t है तो t की पावर यहाँ पर -2, यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर भी -2, और यहाँ पर a की पावर -2। अब इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार लिखूँगा, m1 l3 t-4 और a-2। ये क्या हो जाएगी, k की विमा हो जाएगी, k की विमा। ये क्या हो जाएगी, k की विमा। अब आपको पेपर में कभी कभार निर्वात की विद्युतशीलता का भी पूछा था। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, मात्रक व विमा, मात्रक व विमा। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। तो ये पेपर में पूछा जाएगा तो k बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई k। और जानना ये 4 पाई क्या है, कोस्टेंट है। कोस्टेंट का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है, तो जो k का होगा उसका उल्टा करते ही वही इसका प्राप्त हो जाएगा। तो बात करेंगे मात्रक की। मात्रक को 1/k का मात्रक लिखेंगे। k का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, और 1/ में करेंगे तो उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक इसका अन्य मात्रक याद रखना है, फेरेड बटा मीटर। यह आपको याद रखना है। जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका एक और अन्य मात्रक आएगा, फेरेड बटा मीटर। क्या जाएगा, फेरेड बटा मीटर। ये अपन आगे जब छठा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा किस प्रकार आया है। इसी प्रकार इसकी विमा की बात करूंगा तो विमा भी क्या हो जाएगी, k की उल्टी हो जाएगी। 1/k की विमा लिखेंगे, जो ऊपर जाएगी सारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब जो प्लस में माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस में। तो 1/m की पावर 1 रहेगी, l की पावर 3 रहेगी, t की पावर -4 रहेगी, a की पावर -2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर कितनी हो गई, -1। कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, -1। l की पावर कितनी हो जाएगी, -3। t की पावर क्या हो जाएगी, 4, और a की पावर क्या हो जाएगी, 2। a की पावर क्या हो जाएगी, 2। ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा, एप्सिलॉन की विमा हो जाएगी। और ये इसका मात्रक आपको दोनों याद रखने। तो पेपर में ये पूछे जाते हैं, या ना सीधा मात्रक पूछा जाता है, ये वाला मात्रक। ये विमा बनानी आनी चाहिए, याद रहे या ना रहे, क्योंकि विमा बनानी आ रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, विमा बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे कूलॉम के नियम कहाँ तक लागू होते हैं, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट, कूलॉम के नियम के सदिश योग, और कूलॉम के नियम से संबंधित MCQ करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जेईई में भी देखने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद, जय हिंद।